नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और 26 जनवरी आज से एक दिन पहले हमने मनाई गणतंत्र दिवस, जो भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। लेकिन इसके साथ भी हमने देखा कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए हैं, जैसे कि बिहार में जो प्रोटेस्ट चला है वो हिंसक हो गया और वहाँ पे कुछ इस तरह की पत्थरबाजियाँ भी हुई है, पुलिस के साथ झड़प और इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। तो ये पिछले साल भी 2021 में भी जो 26 जनवरी है उस समय भी वहाँ के दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो भी प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गया था। तो ये जो सिलसिला चला आ रहा है, साथ में पूरे भारत में भी ऐसे प्रोटेस्ट काफ़ी देखने को मिल रहे हैं आजकल इन कुछ सालों में, 1-2 सालों में। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है और एक कॉमन जो रीज़न जिसकी मैंने बात की या फिर एक कॉमन डिनोमिनेटर वो क्या है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक यहाँ पे साइट खोला है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवेज रिक्रूटमेंट एक्यूजेशंस प्रोटेस्ट एंड बर्निंग ट्रेन। तो रेलवे रिक्रूटमेंट को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो उसी को लेके था, ये गवर्नमेंट जॉब को लेके मेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आई थी जिसके कारण प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लास्ट में ये जाके वायलेंट हो गई, जिसके कारण एक भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उसके बोगी को आग लगा दी गई थी और साथ में पत्थरबाजी भी हुई थी। इसी तरह जो है यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जो CEL है जिसको सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं, जो कंपनी भारत सरकार के अधीन आती है, इनके भी जो एम्प्लॉय यूनियन है ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार इसको प्राइवेटाइज ना करे, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट ना करे। भारत सरकार चाहती है कि इसकी ओनरशिप से अपने आप को अलग करके ये प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाए। इसी तरह यहाँ पे BEML जो है ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इस कंपनी की भी जो ओनरशिप है वो भारत सरकार के अधीन है। अभी इसमें भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसकी भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं की जाए। फिर आप देख सकते हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, तो ये यहाँ पे चला आ रहा है। ये सिलसिला जो है वो सारे जो है इसके पीछे जो कॉमन एक आइडियोलॉजिकल मैं ये कहूँगा कॉमन ग्राउंड, कॉमन डिनोमिनेटर है वो समाजवाद है, जिसको सोशलिज्म कहते हैं। और सोशलिज्म के कारण जो हमारी जो मानसिकता रही है वो है कि गवर्नमेंट हमें जॉब्स प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट हमें जो जितने भी जो पब्लिक है उस सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के हाथ में है और हम बेसिकली गवर्नमेंट डिपेंडेंट हो। जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये या फिर कोई राज्य सरकार की बात है जो इस तरह की। तो ये बात जो हमारी मानसिकता ये कैसे आई, तो आप थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो नेहरू जो थे, मैं 1947 के बाद की हिस्ट्री की भी बात करूंगा क्योंकि उस ये आज़ाद भारत या स्वतंत्र भारत जो 1947 के बाद की जो है वो हिस्ट्री, उसमें ये है कि नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो स्टालिन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। स्टालिन सोवियत यूनियन के लीडर थे और उनकी गवर्नमेंट वो जो पॉलिसीज थी उसको नेहरू ने अडॉप्ट किया था, जिसमें एक 5 ईयर्स प्लान जो पॉलिसी थी वो, या फिर जितने भी यहाँ पे भारत में इंस्टीट्यूट्स थे, मेजर इंस्टीट्यूट्स, उसको भी भारत सरकार ने अपने अधीन किया था नेहरू के समय में, जिसमें एक फेमस एग्जाम्पल एयर इंडिया का भी है। तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी है उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले गई और वो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया सारी की सारी जो बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक्स थे सारे के सारे को नेशनलाइज कर दिए। साथ में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा पावर दे दी। जो कॉरपोरेशन थे, जो प्राइवेट सेक्टर थे, उन पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ गया था, लाइसेंस राज आया था, रेड टेप जो कहते हैं, लाल फीताशाही, बाबू डम जो कहते हैं, ये सारे अफसरशाही, ये सारा कुछ इंदिरा गांधी के ही समय में आया था। साथ में उन्होंने ये भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने 2 शब्द ऐड किए थे, जिसमें एक सेक्युलरिज्म और एक सोशलिज्म। तो समाजवाद को भी जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने इमरजेंसी के दौरान ही कॉन्स्टिट्यूशन में अनलॉफुली ऐड किया था। तो उसके बाद से हम समाजवाद के नाम से ही जाने लगे। तो
इसके कारण जो इसका भी जो हमारा एक्सट्रीम आया वो हम तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिल गया था कि जो 2000 सॉरी 1980 के दहाई में, यानी आखिरी जो 1980 के दहाई में हमारे पास कुछ भी पैसे बचे नहीं थे और इसके कारण हमें फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ा लोन लेने के लिए। और आईएमएफ ने हमसे कहा कि जो हमारी ट्रेजरी है उसका जो सोना है उसको गिरवी रखना पड़ेगा, तब जाके हमें लोन मिलते हैं। तो इसीलिए फिर भारत सरकार को कुछ समझ आई जो पीवी नरसिम्हा राव के दौरान हुआ। तो भारत की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मार्केट को, भारत के जो मार्केट है, भारत की इकॉनमी है, उसको लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइजेशन का दौर कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव के मतलब एरा को। और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है, पूंजी लगाना चाहते हैं, वो आने लगे। साथ में बाहर के फॉरेन के जो कंट्रीज, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स थे वो भी भारत का रुख करने लगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस वहाँ से शुरू हुआ लिबरलाइजेशन का। सोशलिज्म से थोड़ा सा हट के हम ग्रेजुअली अब कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगे हैं। और उसमें फिर एबीपी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में आईटी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा पॉलिसीज शिफ्ट की बात देखी गई थी, जिसके कारण जो बेंगलोर है वो एक आईटी हब बन गया, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि एक तरह से अमेरिका में जो रियल सिलिकॉन वैली है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो आईटी सेक्टर की, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक, इस तरह की कंपनियां वहाँ स्टार्ट हुई थी, उसी तरह की भारत में बैंगलोर से भी आने लगी हैं। तो आज हम आईटी सेक्टर में लगभग $150 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इसमें एक कारण, एक प्रॉब्लम ये भी हुई है कि जो एक जो देश का जो ग्रोथ होता है वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके बाद ये जाता है ये सर्विस सेक्टर में। तो हमने जंप मारा है एग्रीकल्चर में, जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि हमारी जो जितने खाने पीने की जो ज़रूरत थी वो भारत में ही अब ज़्यादा होने लगी। तो इसलिए हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में अचीव कर ली ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के कारण। उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग को लगभग मिस कर दिया। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग थी, लेकिन बहुत जो इंपोर्ट करके सामान लाया जाता था और असेंबली करके हमें यहाँ पे बेचा जाता था। तो वो उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है जीडीपी में। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका सर्विस सेक्टर है। तो आईटी जो है वो बेसिकली एक सर्विस सेक्टर ही ये इंडस्ट्री है और उसमें हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग मिस कर दिया तो हमारी जीडीपी एक लेवल के बाद ऊपर नहीं उठ सकती है। तो इसीलिए अब भारत सरकार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में ऐड ओवर 50 फ्रेश यूनिकॉर्न्स इन 2022 सेज स्टडी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक स्टडी की गई है प्राइस वाटर हाउस कूपर के एक हवाले से, और उसमें यह बताया गया कि 50 फ्रेश यूनिकॉर्न्स जो है वो 2022 में ऐड किए जाएंगे। यूनिकॉर्न्स वो होते हैं जिसकी जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर $1 बिलियन से ऊपर होगी तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब यहाँ पे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया रैंक 3rd रिप्लेसिंग यूके, यूएस टॉप्स फॉलोड बाय चाइना। तो ये रैंकिंग यहाँ पे है जिसमें ये बताया गया कि यूएस नंबर 1 है जहाँ पे 487 यूनिकॉर्न्स है, चाइना में लगभग 301 यूनिकॉर्न्स है और भारत में मात्र 54 है। लेकिन हमने यूके को पीछे कर दिया जो कि 39 है और जर्मनी 26 है। इस तरह के और भी जो देश हैं उनके यूनिकॉर्न्स को हमने पीछे कर दिया है। लेकिन हमारी अभी भी जो ग्रोथ है वो बहुत कम है कंपेयर टू चाइना एंड यूएस। और हमारे जो जनसंख्या अगर हम जिस हिसाब से देखें या ज्योग्राफी के हिसाब से तो देखें तो भारत जो है वो यूएस चाइना के ही राइवल का एक देश है। इसीलिए हमारा जो कंपटीशन होना चाहिए वो यूएस चाइना है। हमने बाकी और सबको तो पीछे कर ही दिया। तो यहाँ पे फिर उसके एवज में क्या पॉलिसीज भारत सरकार बनाना चाहती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया कैन बी चिप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हब इन 5 to 7 ईयर्स, राजीव चंद्रशेखर जी। तो ये राजीव चंद्रशेखर जी हैं जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। इनका मंत्रालय जूनियर मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो इनके हिसाब से भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर
चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो आईसी चिप्स हैं या फिर जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, उसमें हम 5 से 7 सालों में हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके पीछे इनका जो कहना है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो भारत सरकार की तरफ से ये PLI स्कीम लॉन्च की गई है, हाउ विल इट हेल्प मेक इंडिया आत्मनिर्भर। तो मैंने जैसे बात की सेल्फ सफिशिएंसी की, तो अब मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंसी की बात चल रही है, जिसमें सेमीकंडक्टर का भी ये है। और ये लगभग 76,000 करोड़ जो है अमाउंट ये बजट में लाया गया है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम जिसको कहते हैं। तो ये जो कंपनियां भारत में अगर कुछ अपना निवेश करना चाहती है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहती है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो उनको भारत सरकार कुछ सहूलियतें देंगी, जैसे टैक्स रिबेट हो या जो लैंड एक्विजिशन है उसमें कुछ मतलब डिस्काउंट हो, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें टैक्सेशन में जो है वो कम हो, सिंप्लीफिकेशन हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें भारत सरकार कर रही है और उसी का ये सारा एक ताना बाना है, जो एक कंप्लीट स्कीम है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि फॉक्सकॉन, नोकिया, डिक्सन ये आना चाह रही है, डेल, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, ये आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग अलग है। हमने आईटी में तो बहुत, सॉफ्टवेयर में काफ़ी ग्रोथ किया है, लेकिन हार्डवेयर में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, और वो लिंक डायरेक्टली करता है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से। बजट में भी आप देख सकते हैं, ये डेलॉयट सर्वे है, डेलॉयट एक कंपनी है जो इस तरह के सर्वे करती है। 2022 के जो बजट है उससे पहले 75% भारतीयों का जो एक रुझान है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके वो पॉजिटिव है, और 90% जो है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए पॉजिटिव व्यू रखते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, और ये सारा जो एक ये पूंजीवाद जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म, वो उसके तरफ का इशारा है। उद्यमिता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप, भारत सरकार इसको बढ़ावा बहुत ज़्यादा दे रही है आजकल के समय में, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हमने सोशलिज्म बहुत देख लिया, हमने समाजवाद बहुत देख लिया, हमारे नेता, हमारे एकेडमियंस या हमारे एक्टिविस्ट इस सब समाजवाद को लेके बहुत बातें करते हैं, लेकिन समाजवाद एक्चुअल में रियलिटी में वर्क नहीं करता है। तो ये व्यवसाय, कोई भी व्यावसायिक संगठन प्रारंभ करना ही उद्यमिता है। यानी जो हमने स्टार्टअप की बात की, तो अब हमारे जो पब्लिक है वो इसके तरफ धीरे धीरे जा रही है, और इसीलिए हमने देखा कि जो स्टार्टअप में भारत का ग्रोथ है वो बहुत हाई है। अब यहाँ पे ये देखें, जब मैन्युफैक्चरिंग में आपका ग्रोथ हाई होता है तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ते जाती है। इंडिया एमिंग एट $500 बिलियन एक्सपोर्ट फॉर द ईयर ऑफ 23। तो 2023 में भारत चाहता है कि भारत से जो भारत सरकार है वो एम उन्होंने रखा है 2023 के एंड में कि 500 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट टारगेट सेट करें। तो इसमें ये भी है कि हमने लगभग जो है 400 बिलियन डॉलर का करंट साल में हमने टारगेट अचीव कर लिया है। अब हमें आ रहा है जो टारगेट है वो 500 बिलियन डॉलर का है। तो भारत, जैसे मैंने बोला कि बहुत बड़ा देश है, और हमें अभी भी मात्र 500-400 के बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। हम अभी भी इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें और चाइना के साथ जो हम ट्रेड की बात करें, तो हम उस ट्रेड में हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, क्योंकि चाइना की जो मतलब इंपोर्ट है भारत में वो लगभग 90 बिलियन डॉलर की है, और जो एक्सपोर्ट भारत करता है चाइना को वो मात्र 25 बिलियन डॉलर इस तरह की है, या 28 बिलियन डॉलर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गैप है, और इसी को बढ़ाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लगभग हमारा मतलब भारत सरकार का एम अगर मैं कहूँ तो लगभग 2030 तक $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात टारगेट सोच के रखा होगा उन्होंने। हाउ राइज ऑफ सोशल कॉमर्स इन इंडिया हैज़ इनेबल्ड माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस टू री-इमेजिन ग्रोथ। तो जैसा मैंने बताया कि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेंटालिटी है, इसके कारण जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको भी आजकल बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। खासकर जो मुद्रा लोन स्कीम थी उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो आए। आप एक फूड स्टॉल भी खोल लें वो भी उसी बिजनेस में आता है, वही
एमएसएमई जिसको कहते हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको एमएसएमई कहा जाता है। और एमएसएमई ही है जो भारत में सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो एमएसएमई जो है वो ही देती है। तो इसमें भी भारत सरकार ने बहुत सहूलियतें दी है। और मेजर जो फैक्टर है इसके राइज करने का वो है आपकी जो इंटरनेट है उसका, या आईटी सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठना। तो भारत सरकार की तरफ से एक यूपीआई जो सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, वो लॉन्च किया गया जिसको यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है। ये ओपन सोर्स इसको रखा गया भारत सरकार द्वारा, और कोई भी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फ़ोनपे हो, या इस तरह की जितनी भी कंपनियां, वो इसका यूज कर सकती है। कोई भी बैंक इसका यूज कर सकता है। और इसके कारण हुआ है क्या कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो इनका यूज कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं या ऐप हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। तो हुआ है क्या कि जो भी माइक्रो, मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे डालते हैं। अगर अमेज़ॉन पे कोई कस्टमर अच्छा लगा वो प्रोडक्ट तो वो खरीद लेते हैं। तो इसीलिए जो फेस टू फेस क्लाइंट से बात करने की बात या कन्विंस करने की बात है वो अब नहीं रही। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ये प्रभावित कर रही है ग्रोथ को, और फिर उनका भी ग्रोथ बहुत हाई हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स वॉल्यूम इन इंडिया टू ग्रो to 71.7% ऑफ ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शन बाय 2025। तो 2025 तक में लगभग हमारे जितने भी भारत में लेन देन होने वाले पैसों का, जितने भी ट्रांजैक्शन होने वाली है बैंक के थ्रू, या फिर इवन की स्मॉल वेंडर जो ठेला के पे सब्जियां बेचती हैं, या फिर पकोड़े या कचौड़ी, इस तरह के जो वेंडर्स हैं, उनके भी जो जितने भी पैसों का लेन देन होगा उसमें 71.7% जो है वो डिजिटली होगा, जो यूपीआई के थ्रू। और बाकी जो होंगे वो क्रेडिट कार्ड या चेक या इस तरह की जो चीज़ें उनसे होगा। तो इसीलिए हम भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, मार्केट लीडर हो गया डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में बाय वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया रजिस्टर्ड हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $81.97 बिलियन इन 2020 टू 2021। 2020 से लेकर 2021 में हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आई है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आई है, जैसे मैंने कहा, ये स्टार्टअप पे आपको लगा है, और साथ में डिफेंस और स्पेस जो है उसमें भी लगने वाले हैं। तो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी ओपन कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। तो टाटा या और भी छोटे बड़े जो है वो डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर जो है, कल्याणी ग्रुप, ये सारे भी अब भारत में जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कर रहे हैं। और इसी कारण जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट आया बाहर से वो लगभग रिकॉर्ड 81.97% बिलियन डॉलर हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद का अंतर जो है, हमने अगर रेलवे अगर लेना भी चाहे तो वो कितना ले सकता है, क्योंकि रेलवे में ऑलरेडी जो है वो सरप्लस एम्प्लॉई है। लगभग सारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर है उसमें सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, और इसीलिए और उनको जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है या इतना, ये सारा कुछ हमारे टैक्स पेयर से दिया जा रहा है। CEL जो है, जैसे यहाँ पे बताया कि ये प्रॉफिट मेकिंग CPSE है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन अगर हम इसी तरह देखें, बहुत सारी अदर कंपनीज है वो लॉस मेकिंग है। जैसे एक एयर इंडिया हुआ करती थी, अब भारत सरकार को ने उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया। तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा लगता था उसको बस चलाने के लिए, वो हमेशा से लॉस मेकिंग ही रही। और उस जो पैसे लगे वो सारे के सारे भारत सरकार की टैक्स पेयर जो है उनके तरफ से ही होते थे, या फिर सब्सिडीज जो भारत सरकार से मिलती है वो भी हमारे ही पैसे रहते हैं, या और भी फ्रीबीज जो जिसको कहें वो भी हमारे ही टैक्स के जो पैसे हैं उनसे मिलता है। तो ये हमारा ही पैसा हमें दिया जा रहा है, और हमें लगता है कि ये भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये हमारा पैसा है नहीं, या हमें मतलब और भी भारत सरकार पे डिपेंडेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, ये कि अब जो रास्ता है
वो पूंजीवाद की तरफ है। हमने समाजवाद को 70 साल से देख लिया है, उसमें ज़्यादा कुछ ग्रोथ होता नहीं है, तो इसीलिए पूंजीवाद की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि चाइना भी पूंजीवाद की तरफ गया, साउथ कोरिया भी गया, जापान गया, सिंगापुर और इस तरह के थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे, इंडोनेशिया, ये सारे जा रहे हैं और इस वहाँ पे ग्रोथ भी बहुत हाई हो रही है। इवन कि बांग्लादेश, वहाँ भी बहुत हाई ग्रोथ हमने देखी है। तो वो सारे पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं और हम अभी भी समाजवाद की तरफ ही रहेंगे तो हमारा जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ में हमारी जो डिपेंडेंसी गवर्नमेंट की तरफ है वो भी कम हो जाएगी। हम हमारा जो है वो इनकम भी हाई होगा। साथ में हम ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट को कि टैक्सेस कम करें, क्योंकि सब्सिडीज और ये सब अगर कम होंगी या गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है वो वहाँ से अगर गवर्नमेंट निकलती है तो हमारी जो टैक्स है वो भी बचेंगे और इसी कारण हम शायद कम टैक्स दें, टैक्स नेट भी बढ़ेगा और बहुत सारे इसमें जो है बेनिफिट होंगे। लेकिन एक बात और ये कर दूं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से पूंजीवाद की तरफ ना जाए अमेरिका की तरह, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको एक सस्ता मेडिकल मतलब ये इलाज जो भी होते हैं हेल्थ सेक्टर में जितने भी है वो मिले, साथ में एजुकेशन सेक्टर चीप हो और फूड सिक्योरिटी हो। ये भारत सरकार की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये वेलफेयर स्टेट में आता है। लेकिन हम सोशलिज्म से आगे जाएं, हम सोशलिज्म से बाहर निकले, इसका मतलब ये नहीं कि वेलफेयर स्टेट को कम कर दिया जाए। तो यही है, पूंजीवाद, समाजवाद और वेलफेयर स्टेट, इन तीनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है अब। और हमें समाजवाद से निकलना पड़ेगा, हम लेफ्ट में नहीं रह सकते, चाहे कितना भी कोई आपको ड्रीम सेलिंग करे। लेकिन गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है कि आपको जॉब दे, गवर्नमेंट का बिजनेस ये है कि वो इनेबल करे कि आपके पास जॉब हो या आप इंडस्ट्री लगा सकते, आप बिजनेस कर सकें, आप खुद ही अपने आप पे खड़े हो सके। तो ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को जनरेट करने की ज़रूरत है, ना कि खुद का ही जॉब देने की बात है। तो ये कुछ अंतर है, कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे। आपको मेरे विचार कैसे लगे उसके लिए आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार मुझे अवगत कराएं और उसके लिए साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपको मेरे विचार कैसे लगे अगली बार फिर आपसे मिलेंगे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।